हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विथ बीके में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं SCRT ज्योग्राफी क्लास सिक्स का जो है SCRT ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमें टोटल जो है 10 चैप्टर है। ये 10 चैप्टर हमें पढ़ना है। ये 10 चैप्टर, पहला है हमारा सौरमंडल, दूसरा है पृथ्वी और उसकी गतियाँ, तीसरा है पृथ्वी के परिमंडल, चौथा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, पांचवा दिशाएं, छठा पृथ्वी और ग्लोब, सातवां मानचित्र, हमारा राज्य बिहार, बिहार दर्शन 1, बिहार दर्शन 2। टोटल मिला के 10 चैप्टर है जो हमें पढ़नी है। आज इस वीडियो में पूरे 10 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा, पहला अध्याय जो है हमारा सौरमंडल। ठीक, हमारा सौरमंडल। आइए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल से। देखिए सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य कौन है? तो सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य जो होते हैं सौरमंडल का, जो है सबसे बड़ा प्रमुख सदस्य, यानी कि जो कौन कौन से जो है सौरमंडल में रहते हैं, तो सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। ठीक, इसके अंतर्गत इसके अलावे सौरमंडल में ग्रह रहते हैं, उपग्रह रहते हैं, क्षुद्र ग्रह रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट का सिर्फ डिस्कशन इस वीडियो में जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है कलेक्ट किया गया बुक में से। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सौर परिवार के सभी सदस्य सूर्य से प्रकाशित होते हैं। यानी कि सौर परिवार में जो जितने भी ग्रह उपग्रह ये सब है, सभी जो है सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और ग्रह जो है उनका चक्कर लगाते हैं। आइए पिक्चर देखें। ये देखिए सूर्य जो है, सूर्य जो है, ये देखिए सूर्य जो है स्थित है और बाकी ये ग्रह सब जो है, ये ग्रह जो है इनका चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सूर्य को दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से आग की लपेटें दिखाई देती है, जिसे सौर प्रज्वलन कहते हैं। अगर हमसे पूछ दिया क्वेश्चन है कि सौर प्रज्वलन किसे कहते हैं, तो सूर्य को दूरबीन से देखने, सूर्य से जो आग की लपेटें दिखाई देती है ना, उसे सौर प्रज्वलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को गेंद माने तो पृथ्वी उसके सामने राय के समान है। यानी कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना है? सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रह है। बात की जाए ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। इसकी संख्या 8 है। ठीक, इसकी संख्या 8 है, ग्रह की संख्या। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 टोटल है। ये 4 जो है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, इसे जो है आंतरिक ग्रह, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। इससे जो है आंतरिक या पार्श्व ग्रह, आंतरिक या पार्श्व ग्रह कहते हैं। आंतरिक या पार्श्व ग्रह। और इसको ये चारों जो है, इस चारों को जो है बाहरी ग्रह कहते हैं। इस चारों को क्या कहते हैं? बाहरी ग्रह। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो चारों आंतरिक ग्रह है, ये सब जो आंतरिक ग्रह, ये चारों आंतरिक ग्रह ये चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो ये चट्टानों से बने होते हैं। और ये जो है ये चारों ग्रह जो है, ये बाहरी ग्रह जो है, ये जो है गैस तथा गैस तथा द्रव से बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, यही लिखा है
वापस है, यानी कि बासपम, यानी कि ये सब जो है ये चारों आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चारों चट्टान से निर्मित होते हैं। ये बासियन यानी कि बाह्य ग्रह, ये चारों बाह्य ग्रह है। और ये जो है गैस तथा द्रव्य से बने होते हैं। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। ये जो है क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। ठीक, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो है गया जैसे प्लूटो। क्षुद्र ग्रह में भी जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो सेरस, यहाँ पे है सेरस। सेरस जो है ये सबसे बड़ा है। प्लूटो चिरौन तो है ही, लेकिन सेरस जो है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह की बात की जाए, क्षुद्र ग्रह कहते किसे हैं, तो यह ग्रह के टूटे हुए ही भाग होते हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। आइए अब ग्रह के कुछ विशेषता के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो है बुध की बात कीजिएगा। सबसे पहले बुध, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज़्यादा और जल्दी चक्कर लगा लेता है। और इसके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह जो है नहीं है। ठीक, उपग्रह नहीं है। मंगल की बात की जाए तो मंगल को जो है लाल ग्रह कहते हैं। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सतह पर जो है लौह ऑक्साइड, इसके सतह पर जो है लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस और डिवोस। कॉपी कलम लेके बैठे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो इसमें नहीं दिया गया है, जो हम बोल रहे हैं वो कॉपी कलम में लिखते चलिएगा। इसके दो उपग्रह हो गए, फोमोस और डिमोस। मंगल को जो है, मंगल एक ऐसा ग्रह है, इसी पर जो है ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, जैसे पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वैसे ही इस पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें घूमने की, अगला पॉइंट है, दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें अन्य ग्रह घूमने की दिशा के न घूमकर वो विपरीत दिशा में घूमते हैं, जैसे कि शुक्र और अरुण जो है ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं। और यह जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, शुक्र और अरुण जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी के ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट, अगला ग्रह के बारे में देखिए, शनि की बात किया तो ये एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। ठीक, इसका घनत्व जो है सबसे कम, घनत्व की बात कीजिएगा तो घनत्व जो है सबसे कम घनत्व किसका है, तो शनि का जो है सबसे कम घनत्व है, इसलिए जल में तैर सकता है। इसके पास उपग्रह 82 है, नया डाटा के अनुसार इस उपग्रह 82 है। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। और SCRT बुक के अनुसार देखिएगा तो इसके पास जो है 63 उपग्रह है। SCRT बुक में दिया गया 63। नेक्स्ट है बासठ या 63, ये है 62 या 63, इसी कुछ होगा। उसके बाद प्लूटो की गणना पहले ग्रह में होती थी, लेकिन अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी है। कब इसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा, तो 2006 में जो है इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। क्योंकि ग्रह होने के लिए भी कुछ रूल होते हैं, जैसे ग्रह होने के लिए अपनी कक्षा होना चाहिए, अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, उसका कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। ये सब प्लूटो के पास नहीं हुआ, घूमते घूमते कभी जो है अपना कक्षा छोड़ के किसी और के कक्षा में चला जाता था, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। तारे के पास अपना प्रकाश होता है, तारा हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे दिया है सूर्य भी एक तारा है, सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने 8 मिनट, लगभग यहाँ पे 8 मिनट लगता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पे जीवन है। अभी तक अन्य और कोई ग्रह नहीं है जिस पे जीवन है।
अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी पर जो है 71% या 2/3 इसको कह सकते हैं पानी है, स्थल है 29%, और इसी को जो है 1/3 कह सकते हैं स्थल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, उपग्रह से। उपग्रह से यहाँ पे है, उपग्रह से रिलेटेड पॉइंट है, जो ग्रह परिक्रमा करता हो अपना प्रकाश नहीं होता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा के प्रकाश को 7 सेकेंड 1.25 सेकेंड लगता है पृथ्वी पे आने में। और अगला पॉइंट है, चंद्रमा जो है अपने अक्ष पे, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है 27 दिन 8 घंटा में पूरा कर लेता है, और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पे भी घूमता है, इसीलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए चंद्रमा से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हैं, चंद्रमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ चंद्रमा पे जल नहीं है, वायु नहीं है, मिट्टी नहीं है, रात में ज़्यादा ठंड होता है, दिन में ज़्यादा गर्म होता है। बुध और शुक्र ग्रह एक भी उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र जो है इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 उपग्रह है, फोमोस और डिमोस, उल्का पिंड। आइए अब उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। उल्का पिंड कभी कभी आकाश से टूटकर तारे गिरते हुए देखते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर लगने वाले पिंड से टूटकर गिरते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, उल्का पिंड समझ गए। फिर है आकाश गंगा तारों की नदी। आकाश गंगा तारों की, करोड़ों तारों के समूह को क्या कहते हैं? करोड़ों तारों के जो समूह होते हैं उसे आकाश गंगा कहते हैं। एमबी आकाश में प्रकाश की बहती नदी की तरह दिखाई देती है। आकाश गंगा जो है प्रकाश में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सप्तऋषि जो है ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है बुक में, ऐसे आते हैं। सप्तऋषि जो है 7 तारों का एक समूह नजर आता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं। ठीक, सप्तऋषि कहते हैं। भारतीय विद्वानों का नामकरण, भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषि के नाम पर रखा गया है। ये नाम कौन कौन है, आइए आगे देखते हैं। देखिए ये 7 नाम हैं, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि। ये सब जो है ऋषि के नाम पे है, जिसमें ऋतु और पुलह जो है ना मिलने से जो है उत्तर दिशा का सूचक होता है। यानी कि ऋतु और पुलह मिलते तो उत्तर दिशा से, इसे याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। यूनानी ग्रंथ में इसे, जैसे यूनानी ग्रंथ है उसमें इसका जो नाम है वही सप्तऋषि का अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, एटा, जेटा कहा गया है। ठीक, आगे आइए ध्रुव तारा। ध्रुव तारा की बात कीजिएगा तो यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष में स्थित है। विषुवत रेखा से देखने पर यह क्षितिज दिखाई देती है। यह प्राचीन काल के नाविक को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। यानी कि जो ध्रुव तारा है वह पहले जो है उत्तर दिशा की ओर ज्ञान करवाता है। समुद्र के जो लोग थे वह उत्तर दिशा की ओर ज्ञान जो है ध्रुव तारा से करते थे। राशि की संख्या, आइए राशि। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य भिन्न भिन्न तारों के समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है जिसे राशि कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करने के दौरान जो है भिन्न भिन्न तारों के समूह के बीच नजर आता है। जब परिक्रमा करेगा तो भिन्न भिन्न तारों के बीच नजर आएगा, उसी को जो है राशि कहते हैं। इन राशियों में जो तारे होते हैं वह किसी न किसी आकृति की तरह दिखते हैं, और हम उस आकृति के नाम पर इन राशियों को नाम रखा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन राशि है। 12 राशियाँ है, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मीन। ठीक, नक्षत्र। चांद का पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान पृथ्वी और चांद के बीच कई तारे गुजरते हैं और इस तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? 24 है। नक्षत्र की संख्या 24 है। ये हो गया अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा,
पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ते, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, जेल, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा, आषाढ़, सावन, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा पद, उत्तरापद, रेवती। पृथ्वी से इन प्रत्येक नक्षत्र को 24 दिन में पार करती है, इसीलिए नक्षत्र की अवधि 14 दिनों की होती है। नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। अब आइए, जो चैप्टर हो गया आपका समाप्त हो गया। जो मेन आपके चैप्टर से, पहला चैप्टर से जो मेन पॉइंट था वह यहाँ पे कलेक्ट किया गया था। अब आगे जो इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी पढ़े आप, राशियों की कुल संख्या जो है वह 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है, सूर्य कैसा है, गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। तो अब स्टार्टिंग में पढ़ते, सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। ग्रह की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, प्लूटो को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, तो 2006 में। सप्तऋषि में कितने तारों का समूह है, तो सप्तऋषि में कितने थे, 7 तारों का समूह था। आइए अब खाली जगह को भरते हैं। यहाँ पे देखिए, खाली जगह भरते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है। यानी कि पृथ्वी जो है एक नक्षत्र को कितने दिन में, तो वहाँ पे क्या लिखे थे, पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर जाती है। पीछे अभी तुरंत पढ़ाए हैं, 14 दिन में पार करते हैं। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा कहाँ पर दिखाई देता है। विषुवत रेखा जो है ध्रुव तारा कहाँ पर दिखाई देती है, तो वह जो दिखाई देता है क्षितिज, क्षितिज पे दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है, क्षितिज, क्षितिज पे दिखाई देती है। इसको यहाँ लिख देते हैं, जो दिखाई देती है वह दिखाई देती है क्षितिज, क्षितिज पे दिखाई देती है। ठीक, उसके बाद आइए, मंगल और किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह दिखाई, तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह के बीच जो है दिखाई देती है। चलिए मैं बोले तो आप लोग ने बृहस्पति के उपग्रह है, यानी कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के जो है SCRT बुक के अनुसार, जो आपके बुक में डाटा दिया है उसके अनुसार 63 है, जबकि NCERT के अनुसार इसमें 79 है बृहस्पति के उपग्रह की संख्या। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। ठीक, चलिए पहला चैप्टर आपका हो गया समाप्त, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी कर लिए, इसे भी करें। देखिए यहाँ पे दिया है मिलान करने के लिए, बुध क्या है, बुध जो है आकाश में चक्कर लगा पर ये नहीं है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, पृथ्वी नीला ग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। उल्कापिंड, ठीक, उल्कापिंड जो है आकाश में चक्कर लगाने वाले हैं ना, छोटे छोटे है। आकाश गंगा और ब्रह्मांड, आकाश गंगा जो है लाखों तारों का समूह है, और लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड मिलता है। यही आपका आंसर है। हो गया पहला चैप्टर आपका समाप्त। आइए दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर जो है पृथ्वी और उसकी गतियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, अध्याय 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक, पृथ्वी के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई देता है और वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ती है वह हमें दिखाई नहीं देगा और वहाँ पे रात होती है। ठीक, इस पूरे चक्कर में पृथ्वी 24 घंटा लगाता है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, और पृथ्वी के जो घूर्णन गति है इसी के कारण जो है दिन और रात होती है। दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होती है दिन रात। और परिक्रमण गति के कारण क्या होगा, किसी को पता है तो बताइए, परिक्रमण गति के कारण क्या होगा। घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होती है, तो परिक्रमण गति के कारण क्या होगा, मौसम परिवर्तन। परिक्रमण गति के कारण जो होता है, परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। जिस प्रकार घूर्णन गति से दिन और रात होती है उसी प्रकार परिक्रमण गति से क्या होगा,
मौसम परिवर्तन होगा। पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर देगी, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर देगी तो प्रकाश वाली जगह पर हमेशा दिन ही होगा और गर्मी रहेगी। दूसरी तरफ जो है प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वहाँ रात होगी और ठंडा होगा। यानी कि पृथ्वी जो घूमती है तो घूमते घूमते तभी तो दिन और रात होती है। अगर वह घूमना बंद कर दे तो घूमना बंद करेगा तो जिधर दिन होगा उधर दिन ही रह जाएगा, जिधर रात रहेगा वो रात ही रहेगा। पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 365 दिन धीरे धीरे घूर्णन करते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है। भ्रमण के कारण मौसम बदलते हैं। वही परिक्रमण या परिभ्रमण हो गया, मौसम बदलते हैं और घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होती है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट चलिए। पृथ्वी जो है वास्तव में पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। यानी कि सूर्य जो स्थिर रहता है। पहले चैप्टर में बोले कि सूर्य जो स्थिर रहता है उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। ठीक, इसके बाद है आभासी गति। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को जो है आभासी गति कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये आपको अक्षांश है। ये जो है ये अक्षांश किसे कहते हैं? ये देखिए, ये जो ऐसे ऐसे रेखे गया हुआ है ये जो है अक्षांश है। ये सारे अक्षांश है। अगर आपको पूछा जाएगा कि अक्षांश की संख्या कितनी होती है तो 179। अक्षांश की संख्या जो होती है 179 या 180। 179 और 80 अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप 179 को टिक कीजिएगा। ठीक, ये हो गया देशांतर रेखा। ये जो लंबी लंबी ऐसी रेखा है देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये सभी जो है देशांतर रेखा है। ये सभी क्या है? देशांतर रेखा है। सभी देशांतर रेखा है। जितने भी देख रहे हैं ये सब जितने भी है सभी जो है देशांतर रेखा है। ये देखिए, इसमें अक्षांश को भी दिखाया गया है, इसमें जो है अक्षांश को भी दिखाया गया और ये इधर से जो ऐसे ऐसे गया है लंबा, ये देशांतर को भी दिखाया गया है। और देशांतर की संख्या कितनी है? टोटल 360। देशांतर की संख्या कितनी है? 360। आइए इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर है। यानी कि उत्तरी ध्रुव से जो है दक्षिणी ध्रुव को मिला रही जो रेखा है ये, इसे जो है देशांतर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 360। और अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा हो गया, इसके जो समांतर जितनी रेखा है ये समान अक्षांश रेखा है और इसकी संख्या 180 है या 179। आगे आइए, देखिए ये है, यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए ये जो है 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गया। उसी के नीचे है, उसी के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए भारत के बीचों बीच से होके गुजरी हुई है। कर्क रेखा जो है भारत के देखिए बीचों बीच से होके गुजरी हुई है, बीचों बीच से होके। ठीक, उसके बाद जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अभी ऊपर ही जा रहे हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसी को जो है विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। इसके जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, फिर इसके 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक वृत्त है, फिर भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? मकर रेखा है। ठीक, फिर 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक वृत्त है। समझ गए? यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, फिर नीचे हो गया वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, फिर उसके नीचे अंटार्कटिक वृत्त। चलिए ये हो गया। यहाँ पे इसको वही देखें,
कटिबंध है, पृथ्वी को जो है कितने कटिबंध में बांटा गया, तो 3 कटिबंध में। पहला जो कटिबंध है उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, यानी कि 3 कटिबंध में बांटा गया। अब ये 3 कटिबंध को आइए जानते हैं। इसको जूम कर लेते हैं, देखिए 3 कटिबंध बताते हैं। देखिए पहला जो कटिबंध हो गया, ये तो पता है, अभी तक पता है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। जस्ट इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसके ऊपर 66 आर्कटिक वृत्त, जस्ट इसके नीचे मकर रेखा, इसके नीचे 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। देखिए ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर ये जो क्षेत्र है, यानी कि 23.5 डिग्री से जो नीचे 0 डिग्री तक, और 23.5 डिग्री की दक्षिण, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। ऐसे कर सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो है कर्क रेखा, ये ऐसे जो गया हुआ है कर्क रेखा, और ये ऐसे जो गया हुआ है मकर रेखा, यानी कि इसके जो बीच का ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो क्षेत्र है, इसमें जो है सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसलिए इसे जो है उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध है। यहाँ पे गर्मी इसलिए पड़ती है कि यहाँ पे जो है वर्ष में 2 बार सूर्य जो है सीधा चमकता रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे अधिक गर्मी। इस उष्ण कटिबंध यहाँ से यहाँ हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा के ऊपर कर्क रेखा के ऊपर जो हो गया और आर्कटिक वृत्त से नीचे, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ये शीत कटिबंध, ये जो हो गया शीत कटिबंध। वैसे ही जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के नीचे जो हो गया, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत कटिबंध। शीतोष्ण हो गया यानी कि शीतोष्ण, यानी कि शीत और उष्ण दोनों है, यानी कि ठंडा गर्मी यहाँ पे इस कटिबंध में जो है ठंडा और गर्मी दोनों होती है। इस कटिबंध में भी ठंड और गर्मी दोनों होगी। फिर उससे आगे आएंगे 66.5 डिग्री में, यहाँ पे हो गया शीत कटिबंध, यहाँ पे जो है सिर्फ ठंडी होगी। यहाँ पे भी जो शीत कटिबंध, यहाँ पे भी ठंडी होगी। अब आइए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। कटिबंध हो गया, चलिए इसी को दिया गया। जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है, और आधी परिक्रमा करने के बाद यानी तीसरी स्थिति में इसका झुकाव सूर्य के विपरीत हो जाता है, और दूसरी स्थिति में, चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के विपरीत होता है। आइए इसको, ये सब लिखा है, इसको सिंपल वे में आपको बताते हैं। कहाँ बताए आपको? आइए बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं। ये देखिए, ये पढ़ लिया हमने पृथ्वी, इसके बीच से होकर कौन सी रेखा गई है? ये हो गया 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोलेंगे, विषुवत रेखा। ठीक, फिर इसके ऊपर से गया है क्या चीज़? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा। फिर जो है इधर नीचे होगा 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश होगा इधर, यह था मकर रेखा, यह हो गया मकर रेखा। इसी से स्थिति समझते हैं। देखिए अब बताते हैं, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें 2 बार चमकती है, बताए थे पहले भी। कब? एक मान लीजिए यहाँ चमकती है और एक यहाँ। किस किस दिन को चमकती है? तो ये जो चमकती है सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर जो है
2 बार चमकती है, ठीक, 2 बार चमकती है। एक ये जो तिथि है, ये जो चमकती है 21 मार्च एम लिख दिए, और ये जो है 23 सितंबर, यानी कि इस दिन जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि आपसे पूछेगा 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात जो है बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? कि सूर्य की जो किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। फिर देखिए, इससे में 3 माह जोड़ देंगे, इसमें जो है 3 माह जोड़ेंगे, 21 मार्च में 3 माह जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 जून, ठीक, 21 जून, यहाँ पे आ गया 21 जून, यह है 21 जून। फिर इसमें 3 माह जोड़ेंगे तो आ जाएंगे कहाँ पे, यह है 23 सितंबर। फिर सितंबर में 3 माह जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएगा 22 दिसंबर, यहाँ पे आ जाएंगे। ये सूर्य की किरणें स्थिति बदल रही है, ठीक, ये स्थिति बदल है। फिर इसमें 3 माह जोड़ेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, देखिए 3 माह का गैप है, ठीक। इसको इजी वे में याद कीजिए, आप समझिए। देखिए, सूर्य की 21 मार्च को जो है सूर्य की किरणें 21 मार्च को जो है और 23 सितंबर, इस दिन जो है सूर्य की स्थिति जो होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं, और इसे जो है समद्विवा रात्रि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जितने घंटे का, यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, और वो विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी है। फिर 21 जून के बाद 3 माह, इसमें अगर हम जोड़ देते चल जाते उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ऊपर में हो गया, ये उत्तरी अक्षांश हो गया ऊपर में, तो ये कब, 21 जून की बात की जाएगा। देखिए, कॉपी कलम बोले थे तो इसमें लिखते चलिए, 21 जून जो है 21 जून, तो इसमें जो है सबसे 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे छोटी रात होगी। पहला पॉइंट होगा इसमें, सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा दिन कब होगा तो वो होगा 21 मार्च को। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा, अगर सबसे बड़ा दिन हो रहा है तो सबसे छोटी रात होगी। उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा सबसे छोटी रात कब होती है तो 21 जून को होती है। और ये क्या है, ये कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें, तो कर्क रेखा इसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति। 3 पॉइंट यहाँ से होगा। फिर इसमें अगर 3 माह हम जोड़ दिए, ये याद करने के लिए बोल रहे हैं कि याद रहेगा ऐसे, 3 माह जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ गया 23 सितंबर, यहाँ तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। फिर यहाँ से 3 माह जोड़ेंगे तो 22 दिसंबर पे आ जाएंगे। जिस प्रकार उत्तरी अक्षांश में लिखे उसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश में भी देखिए, दक्षिणी अक्षांश में ये मकर रेखा पर है तो इसे क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति, इसे मकर संक्रांति बोलेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कि 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है। जब बड़ा दिन होगा तो रात क्या होगी, छोटा होगा, ठीक। तो 22 दिसंबर को जो रात छोटी होगी दिन बड़ा होगा। अगर हम यहाँ से 3-4 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, समद्विवा रात्रि कहते हैं, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को जो है कहते हैं बसंत विषुव, इसे जो है बसंत विषुव कहेंगे, और इसे जो है बसंत विषुव, और इसे जो है 23 सितंबर को शरत विषुव कहेंगे, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में बोल रहा है सबसे छोटा दिन कब होगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, यानी कि 22 दिसंबर को जो है, मान लीजिए यहाँ पे अगर सबसे बड़ा दिन होगा, जस्ट इसके अपोजिट इधर हो रहा था, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा, और यहाँ पे अगर सबसे छोटा दिन हो रहा है तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। तो सबसे छोटा दिन कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा तो 21 जून को जो है सबसे छोटा दिन जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और अगर बोलेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में ये जो होता है 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। जस्ट इसके अपोजिट में सबसे छोटा हो जाएगा 21 जून को, ठीक। यही यहाँ से 3 पॉइंट बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या टॉपिक दिया है।
कटिबंध हो गया 3 कटिबंध, सम शीतोष्ण शीत कटिबंध 3 कटिबंध हो गया। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा है, जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो एक बार झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद यानी तीसरी स्थिति में इसका झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में हो जाता है, और दूसरी और चौथी स्थिति में या झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न विपरीत दिशा में। यही जो समझाया गया था आपको समझा दिया। 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है सूर्य की किरणें जून और दिसंबर की थी। 21 जून देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी जो कर्क रेखा पर पड़ती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। ठीक, चूँकि भारत के उत्तरी गोलार्ध स्थित, इसीलिए जून में भारत में गर्मी ज़्यादा रहती है और उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। दूसरी ओर यहाँ पे है दिन लंबा, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रातें छोटी होती है। 21 जून की बात है ये, 21 जून को जो है होती है। दूसरी स्थिति की बात कीजिएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जाड़े का मौसम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है 21 जून के 6 महीने बाद यानी 22 दिसंबर को पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है, और इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। और इसे जो इतना पढ़ने से है, शॉर्ट में जो लैंग्वेज आपके साथ 21 मार्च से स्टार्ट होगा, विषुवत रेखा पे शुरू होगा, उसमें 3 माह जोड़ देंगे तो वह कर्क रेखा यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चल जाएगा। 3 महीना जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 21 जून के बाद की जगह तो ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, इसे कर्क संक्रांति कहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इस कर्क संक्रांति कहेंगे, दूसरा में जो